बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टाइम टुडे विद हुसैन थेबू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। ख़ास तौर पे आज जो हम बात करेंगे फ़ॉरेन अफेयर्स पे बात करेंगे। इस वक्त जो सिचुएशन अफ़गानिस्तान में चल रही है उस पे हम तफसीलन बात करेंगे। हमने पिछले हफ्ते भी पूरा अफ़गानिस्तान पे बात की। उसकी रीज़न ये है कि अगर स्टेबल बॉर्डर होंगे, स्टेबल अफ़गानिस्तान होगा तो उसके साथ साथ स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में भी आ जाएगी। क्या अमेरिका के जाने के बाद अफ़गानिस्तान में अब्दुल्ला की हुकूमत रहेगी, अशरफ गनी की हुकूमत रहेगी, या तालिबान वाकई जितना जल्दी हुकूमतें डिस्ट्रिक्ट्स के कब्ज़ा कर रहे हैं और वो हुकूमत पे कब्ज़ा कर लेंगे? अगर तालिबान कब्ज़ा कर लेते हैं अफ़गानिस्तान पे, अपनी हुकूमत बना लेते हैं, तो उससे ख़ित्ते में क्या होगा? ख़ास तौर पे तालिबान का सबके साथ रवाबित हैं, चाइना के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं। डेफिनेटली अमेरिका के साथ तो उनकी डील हुई है कि हम डील के तहत आपके साथ जो पॉइंट्स डिस्कस हुई हैं उन्हीं पे अमेरिका इस वक्त क्या देख रहा है? अमेरिका इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? अमेरिका इस वक्त अफ़गानिस्तान में अमेरिका के क्या लार्जर इंटरेस्ट है? क्या ये अमेरिका की शिकस्त हुई या अमेरिका की फ़तह हुई? अगर कुछ मुबस्सिरीन का कहना ये भी है कि ये सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अफ़गानिस्तान का ख़ुद का हुआ। अमेरिका ने अपने वेपन बेचने होते हैं, उसने जंग करनी होती है, उसने 20 साल वहाँ पे जंग की, अपने एलाइज को अपने साथ मिलाया, नेटो को अपने साथ मिलाया, और उन्होंने शिकस्त नहीं, ये उनकी फ़तह थी। जो उनके टारगेट्स थे, जो जिनको उन्होंने मारना था, जिनको उन्होंने उठाना था, वो उठा लिए। अब इस सारे जो जंग है इसका नतीजा जब अमेरिका कम्प्लीटली यहाँ से 9/11/2021 को चला जाएगा। अमेरिका वैसे यहाँ से कम्प्लीटली चला गया है, लेकिन उनका जो डेडलाइन है उसके बाद की सिचुएशन और इस खित्ते का पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का क्या होगा? हमारे साथ फ़ॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, एम्बेसडर आलम बरोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ कोविड की जो 4th लहर आ गई है, अब जिस तरह से साइंस तरक्की कर रही है, हम मेडिकल की फील्ड में तरक्की कर रहे हैं, इस तरह से लग ऐसे रहा है कि कोविड भी तरक्की कर रहा है और वो अपने नए नए वेरिएंट ला रहा है जिसके तहत शिद्दत आ रही है और दुनिया में उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली NCOC ने जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था उसमें नरमी लाई। क्या ये ठीक है? क्या ये इकानमी के लिए भी कुछ बेहतर है कि कुछ काम भी चलना चाहिए? क्या पाकिस्तानी अवाम इसको अभी सीरियस ले रहे हैं या अभी भी वो कह रहे हैं कि ये बंगाली बाबा का जादू है और ये टोना है और ये अमेरिका की साजिश है और ये बरतानिया की है और इसमें यहूदी लाबी है और इंडियन एजेंट हैं जो मिले हुए हैं, इन्होंने ये बीमारी लाई है? क्या वाकई वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या सीरियसली अब जैसे दुनिया इसको बहुत सीरियस ले रहा है कोविड को, क्या पाकिस्तान भी इसको सीरियस ले रहा है? हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, अपनी अखबार के डायरेक्टर हैं सैयद तुराब शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ हमारे साथ मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट हैं जो फील्ड में काम कर रही हैं, डॉक्टर हिना अनीस साहिबा भी हमारे साथ हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे हसन निसार साहब जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, इस मुल्क के मायनाज जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले आलम बरोई साहब, मैं आपके पास आऊँगा। ये स्टेबल अफ़गानिस्तान स्टेबल पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है? या बॉर्डर है और बॉर्डर अब वही हमारा फुली कंट्रोल्ड है और हम कंसील हैं और हम वो जो भी कुछ अगर वहाँ पे आग जलेगी तो उसका कोई ना तो शोला हमारे पास आएगा ना धुआं उठ के हमारे पास आएगा? देखिए, आपने जब तमहीद बांधी उसकी तो उसमें आपने 3 क्वेश्चंस बड़े इम्पोर्टेंट रेज़ किए। एक तो ये था कि तालिबान आया किसी पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ या एग्रीमेंट के थ्रू पावर में हिस्सेदार होंगे या पावर लेंगे या फिर बाय फोर्स काबुल को टेक ओवर करेंगे। ये दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं ये डिफरेंट हैं और इनके रिपरकशंस जो हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, वो भी डिफरेंट हैं। और दूसरा आपने ये किया कि पोस्ट विड्रायल के बाद, यानी विड्रायल के बाद अमेरिकन की पॉलिसी टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान क्या है।
ایک یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور تیسرا ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اسٹیبل افغانستان پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے سر، یا اگر افغانستان ڈی اسٹیبل ہو جاتا ہے، وہاں پہ خانہ جنگی ہوتی ہے، تو اس کے اثرات پاکستان پہ کیا پڑیں گے؟ سر تو آئیے پہلے دو جو کوشچنس ہیں انہی پہ دیکھیں۔ جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے طالبان اور امریکنز کے درمیان دوحہ میں، اس میں یہ ضرور تھا کہ سیز فائر اور پاور شیئرنگ فارمولہ جو ہے یہ طے کریں گے انٹرا افغان نیگوسیشنز میں، یعنی طالبان اور اشرف غنی یا کابل رجیم جو ہے ان کے درمیان جو ڈائلاگ ہوگا اس میں یہ اس کو طے کریں گے، ٹھیک، کہ سیز فائر ہو، کتنے وقت کے لیے ہو، اگر پاور شیئرنگ فارمولہ ہے تو اس میں ان کا حصہ کیا ہو اور ان کا حصہ کیا ہو، اور اس سے اور زیادہ کوشچنس بھی ہیں جو ابھی طالبان جو فیلڈ میں ہیں، جو لڑ رہے ہیں، ان کا کیا کریں گے آپ؟ ایگریمنٹ میں یہ بھی کہ ان کو آپ نیشنل افغان آرمی ہے اس میں ضم کریں گے یا کیا کریں گے؟ اور پھر دوسرا جو اہم کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ناؤ جو ابھی کانسٹیٹیوشن ہے اسٹرکچرڈ، وہاں پہ کانسٹیٹیوشن ہے اور وہ ڈیفرنٹ ہے آف کورس، اور وہاں جو لوڑی لنگڑی جو بھی ڈیموکریسی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ آیا طالبان نے اس چیز کو قبول کیا تھا کہ وہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت پاور میں حصے دار بنیں گے، یا جو ہے جو اس وقت جو سسٹم آف گورننس ہے کیا وہ اس میں وہ اس کو قبول کرتے ہوئے اس میں شامل ہو جائیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ شروع سے طالبان نے یہ کلیئرلی بتا دیا تھا، کہا تھا کہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے ہم پاور شیئر نہیں کریں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہے اس کے تحت عبداللہ اور اشرف غنی کو وہ اپنا حکمران نہیں ماننے کے لیے یہ ایگریمنٹ کے ایٹ دا ٹائم آف ایگریمنٹ یہ طے ہوا تھا؟ میں بات کر رہا ہوں کہ پاور شیئر کرنے کی، انہوں نے کہا کہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہم پاور شیئر نہیں کریں گے، ہمارا کانسٹیٹیوشن شروع سے عبداللہ اور اشرف غنی نہیں مانیں گے ہم، یہی سسٹم کی بات ہو رہی ہے ابھی، بندوں کی نہیں ہے۔ انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ شروع سے ہم 20 سال اگر ہم نے جدوجہد کی ہے، جنگ لڑی ہے، اپنے لوگ اگر ہم نے شہید کروائے ہیں، وہ شہید ہی کہتے ہیں ان کو، تو وہ تھا ایک اسلامک ایمریٹ کے لیے تھا، ٹھیک ہے، اور اسلامک کانسٹیٹیوشن کے لیے تھا، کیونکہ طالبان کے لیے جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے فیلڈ کمانڈرز کو یہ باور کرائیں کہ 20 سال تو ہم نے آپ کو جنگ میں جھونک دیا، لڑائی کروا دی، لیکن اب جا کے ہم جو ہے نا وہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے جو زیادہ تر یورپین گورننس کی طرف زیادہ اس کا اٹ از انکلائن، اور اس میں اسلامی دفعات نہیں ہوں گے، یا اسلامک ایمریٹ نہیں ہوگا، یا اسلامک بیسڈ کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگی، تو اس لیے ان کے لیے طالبان کے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک تو یہ اس میں جو ہے ہچز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ طے نہیں ہو رہا تھا مذاکرات میں ان کے درمیان۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امریکہ نے بھی اور دوسرے بروش صاحب آپ تفصیلاً اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ حسن نثار صاحب ہیں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ حسن نثار صاحب استادوں کے استاد ہیں، میں ان کا کیا تعارف کراؤں۔ حسن نثار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر۔ سر آج ہم آپ سے یہ سیکھنا چاہیں گے کہ یہ جو امریکہ 20 سال افغانستان میں لڑا، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ لڑائی امریکہ کی شکست ہوئی یا امریکہ نے فتح حاصل کی؟ امریکہ نے جو اپنے ٹارگیٹس تھے وہ اچیو کیے، سب سے زیادہ اپنے سیفٹی کی، اپنی لوگ کم مروائے، سب سے زیادہ افغان غریب لوگ وہاں مارے گئے، ان کے سولجرز مارے گئے، اور ان کے جو ہدف تھے وہ انہوں نے ریسیو کیے اور واپس چلے گئے۔ کیا آپ اس پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ افغان ایک بہت بہادر قوم ہے، وہ کبھی کسی سے شکست نہیں کھائے، وہ چاہے رشیا ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے پرتگیز ہو، اور چاہے امریکہ ہو، وہ سب کو شکست دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک گھسا پٹا سوال بہت ہی کریٹو طریقے سے پوچھا ہے۔
थैंक यू सर। हमारे यहाँ बगलें बजाते हैं, फुदकते हैं, फलाना है, इस तरह नहीं होता। ये मैच ड्रॉ हुआ है और ये मिथ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है कि अफगानों ने कभी शिकस्त नहीं खाई, ये नहीं, वो नहीं, ये इस तरह नहीं होता। ये मॉडर्न वर्ल्ड है, वो जो जितना जो कुछ वो करना चाह रहे थे उन्होंने कर लिया, एक लेवल होता है। ये मैच बेसिकली ड्रॉ हुआ है। असल कामयाबी अफगानों की, हमारा पड़ोस है, हमारे भाई हैं, कलमा गो हैं, उनकी असल कामयाबी ये होगी कि क्या वो पीसफुली, खूबसूरती के साथ, क्रिएटिव गवर्नेंस के साथ अपना मुल्क रन कर सकते हैं, और द वे दे आर लिविंग इन अ स्टोन एज, क्या वो उससे बाहर आ सकते हैं? क्या ये मुल्क टेक ऑफ कर सकता है? कुरानिक विजडम मैं अर्ज कर रहा हूं सर, कुरानिक विजडम, अल्लाह माफ करे, हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं, वो ये है कि मोमिन अपने असर के साथ हम आहंग होता है। मोमिन जिस अहद में जिंदा होता है उसके तकाजों को समझता है। इज्तिहाद इसी का नाम है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। कुरान पाक में लिखा है कि कश्तियों पे बैठ के लागर ऊंटनियों पे, लागर का मतलब स्मार्ट ऊंटनी है, कमजोर नहीं होता सर। हमारे यहाँ लागर कमजोरी के मानों में इस्तेमाल होता है, विच इज नॉट करेक्ट। तो हज के लिए आओ, अब कौन जाता है कश्तियों में और लागर ऊंटनियों पे? अब आप जहाजों पे जाते हो, शिप्स पे जाते हो, ये वो, तो भाई ये इस तरह नहीं है। टाइम्स हैव चेंज्ड। कल की बात है, कल की, मेरे बाप दादा के जमाने के लोगों की बात है। आप मुझसे कम उम्र होंगे तो आप उसको जरा पीछे ले जाएं सर। तस्वीर हराम थी। अब जब तक तस्वीर नहीं बनती, पासपोर्ट पे नहीं लगती, आप अपने हज और उम्रे के लिए नहीं जा सकते भाई मेरे। लाउड स्पीकर हराम था, हराम। अब अच्छा, सो जिंदगी ये जो है ना कि मोमिन अपने असर के साथ, अपने अहद के साथ हम आहंग होता है, अदरवाइज मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, कल तक कहते थे महरम ना महरम का, आज तक बहुत से लोग बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं। तो आलम इस्लाम सिर्फ अफगानिस्तान का नाम तो नहीं है ना भाई मेरे, हमारे अपने मुल्क में, सब कॉन्टिनेंट के मौलवी हजरात कहते रहे जी ये महरम। अब ना महरमों के साथ बैठ के प्रोग्राम भी करते हैं। जाहिर है उससे पहले चूंकि कैमरे का आपको पता है वो ग्लेज आ जाती है, अगर पफिंग नहीं होती, चले जी मेकअप ना भी सही, पफिंग तो हो, तो सारे अपने वो लवाजमात पूरे करके, सुरमा मसी जो कुछ भी होता है, ये खवातीन के साथ, ना महरमों के साथ बैठ के। अच्छा, मैं समझता हूँ ये बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, एक और बात मैं आपको अर्ज कर दूं भाई मेरे, हम बात करते हैं शरीयत की। शरीयत ये लफ्ज है शरिया। शरिया कहते हैं कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग वाटर, और अगर वो चंद दिन के लिए रुक जाए तो वो करीहा में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल सही फरमा रहे। तो हमने इज्तिहाद के दरवाजे मुद्दतों से बंद किए हुए हैं। जब आसमान से टपकता है कुछ, साइंस टेक्नोलॉजी पे बैठ जाते हैं। इंजेक्शन एक जमाने में हराम था, मुझे बताएं, को करने वाली बात है। सो जब तक आप कंटेम्प्रेरी नहीं होते, साइंस और टेक्नोलॉजी में आप आगे नहीं निकलते भाई। अब तादाद का नहीं, इस्तेदाद का जमाना है। मैं लिख चुका हूं ये बात। 5 करोड़ टीपू सुल्तान हो नीचे, वो जान देने को तैयार है, जान दे देगा, एक ऊपर से गिरेगा। उसमें तो मुमकिन है कोई लौंडा ही बैठा हो कहीं कमजोर सा। जिंदगी नाम है। अब वो मसल का जमाना नहीं है, अब है अकल का जमाना। अकल का मतलब है इल्म। इल्म के बारे में हुजूर का फरमान है, हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। अब चीन में आपने फिका हदीस तो नहीं पढ़नी ना। जंगे बदर के कैदियों को रिहाई के लिए जो शर्तें दी गई, सुभान अल्लाह, कहा हमारे बच्चों को पढ़ा दो। अच्छा, तुम्हारे पास पैसे नहीं, फलां नहीं, जजिया जो कुछ भी होता है वो नहीं, हमारे बच्चों को पढ़ा दो, उसके वस्त में रिहाई मिल जाएगी। वो कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे, जाहिर है वो कोई ये कुछ तो नहीं वो। अच्छा, हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हमने दीनी और दुनियावी में तकसीम कर दी सर। उलूम को दीनी और दुनियावी उलूम में तकसीम करना खुदकुशी है। जो कुछ हम करते हैं
बॉटनी हो, ज़ूलॉजी हो, जियोलॉजी हो, जो भी है, मुझे तो आता ही नहीं है, वो सारे वो खालिक व मालिक की, रब्बुल आलमीन की तख्लीक है, उसके बारे में तो जानकारी का हुक्म है। तो मैं कहूं अब जियोलॉजी ये गैर दीनी इल्म है, ना 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 ना, इल्म है। अब वेस्ट जो है वो अगर डोमिनेट कर रहा है, लीड कर रहा है, फिर कुरान पाक में एक विज़डम है, बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब अगर आप गालिब हो ना मुझ पे, इसका मतलब है कि आप मोमिन होने की असल डेफिनेशन के ज्यादा करीब है, वरना तो ये गारंटी है। मैं तो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा कि बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। मोमिन का मतलब है इल्म, और इल्म का मतलब है साइंस और टेक्नोलॉजी। जमाने बदल गए, कोई तसव्वुर नहीं था। आपको बंदा कहता है कि जी मैं सुन्नत पे अमल करना है, तो मैंने वो रहता है डिफेंस की फेज 9 या फेज 8 में, जी सर। अब उसने सेक्रेटेरिएट जाना है, वो कहे कि जी सुन्नत तो है फिर ऊंट पे जाने की। अब आप मुझे बताएं यार, घोड़ा तो लाहौर के मॉल रोड पे वैसे ही बैन हो गया है, वो कहे मैंने घोड़े पे जाना है, सेक्रेटेरिएट जाना है मैंने। सो प्लीज प्लीज, मैं आपके थ्रू ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आपके व्यूअर्स को दिल दुखता है सर, बंदा बहुत अहानत ज्यादा महसूस करता है कि इतने मुल्क आलम इस्लाम किस हालत में है, दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है मेरी और आपकी, कौन लोग हैं हम, हमारी अमलन क्या, मुट्ठी भर यहूदी हैं, दे आर कॉलिंग द शॉट्स। तो यार क्यों, वजह क्या है? हमारी पानी पे लड़ाइयां होती हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर तकरीर नेट पे जाके देख लें, हालांकि मैं नेट शेट नहीं देखता, मैं अपने मेरे बच्चे मुझे इस तरह की चीजें बताते दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो 1000 की 1 लाख एकड़ भी अगर काश्त करते हैं तो हर पौधे को उतना ही पानी मिलता है इंडिविजुअली जितनी हर पौधे की रिक्वायरमेंट होती है। जिसको 10 कचरे चाहिए उसको 10 मिलेंगे, 11वां नहीं मिलेगा। हमारे मुंह लगती है जब चावल लगते हैं, कभी सुना है? मॉडर्न इस तरह इनको कंटेम्पररी होना होगा, इनकी नीयतों पे, इनकी सोच पे, इनकी पाकीज़गी है, कोई शक नहीं। लेकिन बस आई डोंट नो, शायद मैं ही गलत कह रहा हूं, लेकिन मैंने कोट कुछ गलत नहीं किया है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं सर। मैं आपसे एक गुजारिश और रख लूँ, आखिरी सवाल रख लूँ कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने अभी रिसेंटली पर्दे के लिए बात की, और आप हमेशा क्वालिटी एजुकेशन की बात करते रहते हैं, तो हमारे जो मदरसास में जो सब कुछ हो रहा है तो वहाँ तो पर्दा भी ठीक है, वहाँ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं कि आपके पास सही तालीम, रूहानी तालीम भी, मजहबी तालीम भी नहीं, दुनियावी तालीम भी नहीं, हमारे पास पल्ले कुछ नहीं। ये जो हाई प्रोफाइल महंगे स्कूल्स हैं, इनमें जो पढ़े हुए बच्चे हैं, इनमें तो वैसे ही 60-70% मुल्क में नहीं रहना, ये मुल्क उनको एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकेगा। जो आपके मेजॉरिटी ऑफ स्कूल 2.5-3 करोड़ बच्चा आपका वैसे ही बाहर जलीलो खार हो रहा है, रोल रहा है, अब्यूज हो रहा है, सेक्सुअली भी अब्यूज हो रहा है, और छोटे और पंक्चर लगा रहा है या कहीं पान की दुकान से ला के आपको पान दे रहा है। तो ये बुनियादी तौर पे आपका जो बुनियादी मसला है कि आप अपने बुनियादी इश्यूज को समझ ही नहीं पा रहे हैं, और एक अच्छे से अच्छा भी डॉक्टर अगर है, वो अगर तशखीस ही नहीं कर पा रहा तो ट्रीटमेंट आपने क्या करना है? आपको तो किसी के मर्ज की नहीं समझ आ रही। मेरा सिंपल आर्गुमेंट है कि व्हाट इज रॉन्ग विद अस, जिसे हम कहते हैं ना आलम इस्लाम, मुस्लिम उम्मा, क्या हो गया? दूसरी बड़ी आबादी, कभी इन्होंने दुनिया पे हुकूमत की, वही अब क्या हो गया? तो जाहिर है मैं एक गुनाहगार मुसलमान के तौर पे आई फील वेरी स्मॉल, आई फील वेरी ह्यूमिलिएटेड, आई फील डिफीटेड। तो फिर जब मैं सोचता हूं कि वजूहात क्या हैं तो मुझे समझ में आ जाती हैं, खत्म हुई बात। सर ये रियासत मदीना है? खुदा का खौफ करें यार, अल्लाह माफ करे, क्या हाकिम मदीना है? क्या शाह मदीना है? और वहां हुआ क्या था यार? वहां अच्छा तेल कहते हैं, हम नहीं तेल की बात नहीं करते, पेट्रोल वगैरह तो उस जमाने में जरूरत नहीं थी।
हीरे जवाहरात निकले थे वहां से, बताएं मुझे। सोना निकला था, चांदी निकली थी, पीतल, तांबा, लोहा, क्या किया था? बंदे बनाए थे, बंदे बनाए थे। मेरे जैसे चपड़ कनातियों को, मेरे जैसे रोड़े पत्थर हीरों में तब्दील किए थे। इंसानों की रूहों को, उनके दिलों को, उनके दिमागों को, उनके आमाल को तब्दील करना, ये है समरी रियासत मदीना की। और वो, हालांकि वो हजारों की आबादी थी, हुजूर जैसी आलीशान शख्सियत को कितने बरस लगे? 40 साल की उम्र में आका को टास्क मिला, 2 साल उन्हें खमीद, फिर हिजरत, उसके बाद 62-63 साल की उम्र में। वो इसलिए मैं 62-63 इसलिए कह रहा हूं कि हम नंबर ऑफ ईयर्स भी और तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उस जमाने में दिनों की तादाद कितनी थी वो उसको छोड़ें, हुजूर रुखसत हो गए। अच्छा, तब तक भी क्या था? लेकिन इतनी भरपूर सीसा पिलाई दीवार बना गए इनको कि इन्होंने कैसर और कुसरा को भी रोंद के रख दिया, कैसर और कुसरा भी फारिग हो गए। आज क्या तकलीफ है? मुट्ठी भर लोग थे, उन्होंने उलट पुलट के रख दिया। इस्लाम नूर की तरह फैला, इस्लाम खुशबू की तरह फैला, अब क्या तकलीफ है? अरबों में चला गया फिगर आपका। तो वही अरब जो निकले थे कि ये रोशनी लेके उसके सफीर बन के, उनको पैसे की भी अखीर हो गई, उन पे पेट्रोल डॉलर भी मिल गया। अब क्या है दुनिया की कोई जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, आपका कोई एक भी नामो निशान ही नहीं है। तो इसलिए भाई ये मौजू को जाने तो ये बहुत और तरह का मौजू है। हसन निसार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर। एम्बेसडर साहब, मैं आपके पास आऊँगा और वहीं से आप कंटिन्यू करेंगे जो आप मुझे बता रहे थे कि जो दोहा एग्रीमेंट हुई उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे। वो मैंने कहा था आपको कि ये शुरू से तालिबान का मौक़िफ़ ये रहा है जी सर कि जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको वो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते। जी सर। और नंबर 2 जो है वो अफ़गानिस्तान का नाम वही होगा उनका इस्लामिक इमिरेट, जो भी नामों को पुकारते हैं वो। तो एक तो ये था उनका कि इसलिए सीज़ फायर पे बात आगे नहीं बढ़ रही, इसलिए पावर शेयरिंग फार्मूला पे बात आगे नहीं बढ़ रही। और फिर नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी, नेशनल गवर्नमेंट होगी, उसमें कौन कौन लोग होंगे, इस पे बात नहीं बन रही। मुझे नहीं लगता कि कोई फार्मूला तय हो जाएगा ये। तो अब उनके लिए और कोई चारा नहीं है। वो एट द सेम टाइम एग्रीमेंट में उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हम फॉरेन ट्रूप्स जो वहाँ पे मौजूद हैं उन पे कोई हमला नहीं करेंगे, और उसको वो फॉलो कर रहे हैं। आज तक उन्होंने किसी भी फॉरेन ट्रूप्स पे या किसी सिपाही पे या सोल्जर पे उन्होंने हमला नहीं किया। तो आप ये इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ये अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट सब कुछ हो रहा है अभी तक? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर ये अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं तो अशरफ गनी भी उससे नहीं आ रहा। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि अभी तक अमेरिका को एक किस्म का डिल्यूजन है, वो एक स्टेट ऑफ डिनायल में हैं कि अभी भी वो इस पोजीशन में हैं कि वो, जैसे वो कहते हैं, होराइज़न कैपेसिटी उनके पास इतना है कि वो तालिबान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं अगर वो हद से बढ़े आगे। तो इसलिए अशरफ गनी जो है वो अभी तक अमेरिका की मदद पे और उसकी असिस्टेंस पे और उसकी ताकत पे भरोसा किए बैठा हुआ है। अब दूसरी बात ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स आप कहें उनको, या रीजनल कंट्रीज़ जो इंटरेस्टेड थे कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आए, पीस आए, उसमें रशिया है, उसमें चाइना है, उसमें पाकिस्तान है, उसमें इंडिया है, उसमें ईरान है, टर्की भी है। इन सब ने तालिबान को ये मशवरा दिया था कि आप किसी पॉलिटिकल एग्रीमेंट के थ्रू काबुल में पावर में आएँ तो आपको न सिर्फ ये जो रीजनल कंट्रीज़ है ये आपको रिकगनाइज़ करेंगे एज ए लेजिटिमेट रूलर्स ऑफ अफ़गानिस्तान, बल्कि
अमेरिका और उसके जो फॉलोअर्स हैं, कैंप फॉलोअर्स, वेस्टर्न दुनिया जो है वो भी आपको रिकग्नाइज करेगी कि ये जो है तालिबान या जो भी पावर में आए हैं वो दे आर द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अगर, क्योंकि अमेरिका ने भी कहा है और इन मुल्कों ने भी उसको मना किया, अगर आप बाय फोर्स काबुल को टेक ओवर करेंगे तो आपको पॉलिटिकल रिकग्निशन जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको वो जो है नहीं रिकग्नाइज नहीं करेंगे आपको एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। उसमें पाकिस्तान की पोजीशन इन कंट्रीज़ के साथ है। अंदर खाना क्या है वो मैं नहीं जानता, ना और कोई जानता है, लेकिन बज़ाहिर हमारी पॉलिसी ये है, हम उनको एडवाइज़ करते हैं कि आप बाय फोर्स काबुल टेक ओवर न कर लें बल्कि किसी एग्रीमेंट के थ्रू आ जाएं ताकि आपको दुनिया में। लेकिन अब पहले तालिबान की हुकूमत है, 2 मुल्कों ने तस्लीम किया था उनको, एक पाकिस्तान था, एक UAE था। अब तो UAE जो है वो अमेरिका के कहने पे भी वो नहीं करेगा, शायद पाकिस्तान करे उनको। अच्छा, एक तो ये एस्पेक्ट था आपने पूछा। दूसरा एस्पेक्ट था पाकिस्तान के बारे में आपने पूछा, अमेरिकन की पॉलिसी। अमेरिकन की जो विड्रॉयल के बाद पॉलिसी है वो अभी तक सामने नहीं आई। भाई उन्होंने, ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि आप जंग नहीं जीत सके, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम हार के जा रहे हो। अगर आप जंग नहीं जीत सके तो आप यार पीस तो जीत सकते हैं। आपने अफगानिस्तान छोड़ा हुआ है लेकिन रीजन में आपके जो इंटरेस्ट्स हैं, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उनको तो आप नहीं छोड़ सकते ना। आप उनको चाइना और रशिया और दूसरे मुल्कों के हवाले तो नहीं कर सकते। आप सुपर पावर कैसे हैं? यहाँ पे साउथ एशिया है और अफ़गानिस्तान से बियॉन्ड जो है दरिया आमू क्रॉस कर लें तो सारा सेंट्रल रिपब्लिक कंट्रीज़ हैं जो माला माल हैं। दुनिया की तेल का और गैस का 42% जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में पैदा होता है। आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं आप सुपर पावर होके? तो इस रीजन से तो आपके इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हुए, नेशनल इंटरेस्ट डेफिनेटली। और उनकी मैं वजह आपके पास वापस आता हूँ, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है? अभी जो इंडिया एंटी तालिबान कर रहे हैं, फिर तालिबान उनके साथ आ रहे हैं, तालिबान हमारे लिए क्या सोच रहे हैं? क्या अफ़गान तालिबान और TTP एक है या 2 अलग चीज़ें हैं? ये मैं सारी चीज़ों पे आपसे डिस्कस करूँगा। ओके। सैयद तुराब शाह, आप लिखते भी रहे हैं, आपका अपना अखबार भी है। ये जो कोरोना वायरस है ये जब से आया तो आप इसकी सीरियस, क्या लोग वाकई अभी इसको सीरियस समझ रहे हैं? बहुत शुक्रिया सैयद साहब। लोग तो सीरियस नहीं समझ रहे, लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने जैसे पहले चल रहा था SOPs के मुताबिक काम कर रहे थे, उस तरह से मार्केटें खुल गई, लेकिन लोग सीरियस डिफेंस के अलावा नहीं हो रहे हैं। डिफेंस में आप शॉपकीपर जहाँ भी देखें वहाँ सीरियस हो रहे हैं, बाकी इलाकों में नहीं हो रहे हैं। और उनको सीरियस होना पड़ेगा। जो चौथा ही आई है लहर, तो इसके लिए खुदा न खास्ता कि हमारे तरफ ज़्यादा ना बढ़ जाए। आपके सामने है, इंडिया आपके बराबर में है। इंडिया में क्या हाल हुआ है आपका? एक अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में इतना नहीं हुआ, लेकिन कुछ हुआ है। तो इस पर, इसी लॉकडाउन पे जिस इस वक्त चल रहा है, इस पर अमल करते हुए, लेकिन इसके अंदर ये है कि आप बाकी इलाकों को भी वो करवाएं कि भाई वहाँ पर भी SOPs पर अमल किया जाए, जो कुछ हमारे पास चल रही हैं। अभी लोगों को अभी इसकी सीरियसनेस की समझ आ गई है कि वाकई कोरोना है। लोगों को ये समझ में आ गई है कि वाकई कुछ कोरोना है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कोरोना है, मतलब कुछ बीमारी है जो आपको एकदम से, हमारे जानने वाले, अब तो 2-3-4 हमारे जानने वालों की भी डेथ हो चुकी है सिर्फ कोरोना से ही। तो एक बीमारी है आपको जो आपको अंदर से ख़त्म कर देती है, डायरेक्ट आपके फेफड़ों पे अटैक करती है, और जो कमज़ोर हैं वो नहीं बचते, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। जो थोड़ा सर्वाइव कर सकते हैं वो बच जाते हैं। तो इस तरह से चल रहा है। मैडम आप ये बताएं, आप एक हेल्थ वर्कर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप डायरेक्ट इनको देख रही हैं, ये जो 4th कोविड का लहर है ये क्या चीज़ है और इससे कैसे बचा जा सकता है? Thank you for having on your show. Pleasure. The thing is that कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो हमारी कंट्री में ये आई है कि इंफॉर्मेशन विदाउट करेक्शन, ये यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं करता और फॉल्स इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी जाती है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में कोरोना को सीरियस नहीं लिया जा रहा। इंडिया में रिपोर्टिंग क्योंकि ज़्यादा हो रही है, फाइलिंग हो रही है, प्रॉपर एनालाइज किया जा रहा है, इसलिए पेशेंट्स ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं। करंटली पाकिस्तान में भी पेशेंट्स मौजूद हैं कोरोना के, लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग नहीं हो रही। मे बी आपके, मेरे या साहब के घराने से कोई कोरोना का पेशेंट होगा, लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि दैट्स अ नॉर्मल फ्लू, दैट कांट हार्म यू। और इसके बाद अगर डेथ कॉज हो जाती है तो कहा जाता है कि अल्लाह की तरफ से हो गई, नो प्रॉब्लम।
ہمارے یہاں وہ عوام ہے کہ اگر پیناڈول کے بارے میں آپ فالس انفارمیشن اسپریڈ کرنا شروع کر دیں گے تو ود ان 5 منٹس پیناڈول کے بارے میں بھی بہت ساری انفارمیشن آ جائے گی مارکیٹ میں. تو یہی پرابلم ہے کہ اس وقت فری کی ویکسینیشن گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہوئی ہے بٹ لوگ لگا نہیں رہے. اب ویکسینیشن کی برانڈنگ میں کیٹیگریز میں ڈفرینشیٹ آ گیا ہے. روز ایک کال آ رہی ہے ہمارے پاس کراچی میڈیکل کمپلیکس میں ہوتی ہوں, سٹنگز ہیں میری وہاں پہ, ویکسینیشن سینٹر ہے ہمارے پاس پورا وہاں پہ موجود, بٹ لوگ آ کے ایک پرٹیکولر برانڈ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہی والی ویکسینیشن کروانی ہے, فائزر لگوانی ہے, ایگزیکٹلی, ادروائز یا مڈرنا لگانی ہے, ادروائز ہم نہیں لگائیں گے. جو دوسری 2-3 موجود ہیں جو کہ گورنمنٹ پراپرلی سپلائی کر رہی ہے وہ نہیں لگوانی انہوں نے. تو دا تھنگ از دیٹ کہ اوکے فائن, فائزر بہت رزلٹ دے رہی ہے اور جو اس وقت موجود ہے وہ 80% تو دے رہی ہے, 70% تو آپ سیف ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں, بٹ لوگ نہیں لگوا رہے, بضد ہیں. دوسرا یہ اس وقت پبلک نے کرنا ہے کہ سیلف پریکاشنز نہیں لے رہے, بالکل احتیاط چھوڑ دی ہوئی ہے. اگر گورنمنٹ نے بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور پبلک کو ایز کرنے کے لیے مارکیٹس, بزنس سیکٹرز اوپن کر دیے, مجھے اور آپ کو سیلف پریکاشنز لینی ہیں. ہم نے اب اس آلموسٹ 2 ایئرز ہو گئے ہم کرونا میں ہیں اس وقت, ہم نے یہ تو لرن کر لیا کہ واٹ آر دا SOPs, اسٹل وی آر ناٹ فالوئنگ. یہ ہمارا ڈرا بیک ہے اس وقت. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اسٹرکٹنیس ختم کی گئی ہے یہ کرنی چاہیے یا ابھی بھی SOP اور لاک ڈاؤن وہ اس طرح سے ہونا چاہیے؟ دیکھیں دا تھنگ از دیٹ کہ کچھ ہماری کنٹری اتنی فائنینشلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اکانومی ہماری بہت فال ہو رہی ہے. ایون مینس کے مقابلے میں ویمنز 19% مور افیکٹو ہیں اس وقت, بہت فائنینشیل کرائسس میں. بزنس جو کہ ہوم بیس بزنس سے بالکل اس وقت ختم ہو چکے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وومنز ورکرز ہیں ہمارے, جو بھی جتنی میڈز ہیں گھر میں, بہت ساری ایسی ویمنز ہیں جو کہ بالکل اس وقت کام پر نہیں ہے. لوگوں کے کام بہت زیادہ اس وقت کمپرومائز ہو چکے ہیں. تو گورنمنٹ نے کچھ ریلیف دیا ہے لوگوں کو, بٹ اگین آپ اس ریلیف کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کو صحیح پروٹوکول نہیں دے رہے اس ریلیف کو. تو یہ آپ کی اور میری سیلف انالائز کرنے کی بات ہے کہ اس وقت آپ کو اپنی سیلف SOPs پر جانا ہے. آپ جتنا خود اپنا خیال رکھیں گے, ریاست آپ کو بہت بول رہی ہے, لیکن سر میں آپ کے پاس آؤں گا کہ جو ریسنٹ آپ نے ایپیسوڈ دیکھا خاص طور پہ انڈیا کا, انڈیا کیا چاہ رہا ہے ریجن میں؟ دیکھیں انڈیا کی جو پالیسی ہے, خبریں بالکل آ رہی تھیں اور ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ بھی رابطہ قائم کیا ہوا تھا اور ان کو ایشورنس دی تھی کہ انڈیا نے بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے وہاں پہ, بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. ڈیم بنا رہے تھے, یہ کہتے کو بلینس میں ہے ان کی انویسٹمنٹ وہاں پہ. اب جب وہ دیکھ رہے تھے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں اور طالبان لگتا یہ ہے کہ بہت جلد پاور میں آئیں گے, تو ان کی جو انویسٹمنٹ تھی, جو انہوں نے پیسہ لگایا تھا, وہ تو سارا کچھ جو ہے وہ ضائع جائے گا. تو اس لیے انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا طالبان کو کہ ان کو یہ ایشورنس دی تھی کہ جی ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں, اور جیسے اشرف غنی کے گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا تعاون تھا اور جو ہم اسسٹنس اور معاشی مدد کر رہے تھے وہ ہم آپ کے ساتھ بھی کریں گے, وہ کریں گے آپ کے ساتھ. تو اس لیے ہم آپ کے یہ ایشورنس دی تھی. لیکن ان کی دوگلی پالیسی یہ ہے, اب تازہ خبر ہے بالکل, کہ ان کے 2 جہاز گئے تھے C-130. اب بظاہر تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ جو انڈینس ہیں ان کو ہم ایویکیویٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن وہ جہاز یہاں سے لائٹ ویپن سے بھر کے وہ انہوں نے بھیجا تھا, جو اشرف غنی کے رجیم کے حوالے کیا. اس کی واپسی پہ پھر انہوں نے جو ہے اپنے انڈینس جو کندھار سے نکالے تھے, کچھ کابل سے نکالے تھے, ان کو وہ بھر کے لے آئے تھے. تو یہ تو کنفرم نیوز ہے کہ وہ جو ہے, کیونکہ انڈیا شروع سے اسپوائلر رہا ہے, وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں افغانستان آ جائے, یہ گورنمنٹ چلتی رہے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے پچھلے مطلب 2003 سے جم کے وہاں بیٹھا ہوا ہے, اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے 40 بندے کام کر رہے تھے کندھار میں کونسلیٹ میں, 40 بندے انڈین اوریجن کے, اور اس میں ڈپلومیٹ کتنے ہوں گے؟
आई एम श्योर कि 4 से ज़्यादा नहीं होंगे डेफिनेटली, और बाकी जो सारे रा के एजेंट होंगे। और वहाँ से बैठ के उन्होंने बलूचिस्तान में क्या गुल खिलाए हैं ये सारी दुनिया को पता है, हमें पता है। इवन मोदी साहब ने धमकी दी थी कि हम जो है ना वो बरहमदास बुकटी को जो है उसको हम जो है असाइलम भी दे देंगे और उसको इस्तेमाल कर लेंगे। ये तकरीर में कहा था पब्लिकली, ये ढकी छुपी बात नहीं है। तो इन्होंने अफ़गान टेररिटरी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। अब उनको पता है कि तालिबान आने की बजाय तालिबान ने 2-3 चीज़ें एश्योर कराई हैं सारे मुल्कों को। रशिया, क्योंकि रशिया जो है वो सेंट्रल एशिया को अपना बैकयार्ड समझता है और हमेशा उनकी सिक्योरिटी का ज़िम्मा लेता है, क्योंकि वहाँ पे सख्त सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो उज़्बेकिस्तान को है, ताजिकिस्तान को है, आपको पता है तुर्कमेनिस्तान को है और किर्गिस्तान को है। बाकी एक मुल्क उनका बच जाता है, उसको छोड़े वो कज़ाकिस्तान है, वो उधर दूर है उनसे हट के, लेकिन ये तो बॉर्डर्स आता है उनका। तो रशिया को उन्होंने कहा है, चाइना को उन्होंने, चाइना का भी लंबा उसके साथ, क्योंकि ये जो ताजिकिस्तान और चाइना का जो सिंकियांग जो प्रोविंस है वो, और इधर साइड पे पाकिस्तान है, ये पूरा पट्टी जो है ये चाइना के साथ मिलता है उनका। चाइना को, रशिया को, पाकिस्तान को और ईरान को उन्होंने ये एश्योरेंस दी है कि आइंदा अफ़गान टेरिटरी किसी भी दोस्त मुल्क के हमसाये के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो। एक तो ये है नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने ये कहा है ताजिकिस्तान को भी, ये लोग ठीक है बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, चाहे फ़ौजी हों या सिविलियन हो आपके, लेकिन तालिबान का कोई एक सिपाही भी बॉर्डर ये वायलेशन करके दूसरे मुल्क में नहीं घुसेगा। ये एश्योरेंस आपकी सिक्योरिटी को हम दे रहे हैं। पाकिस्तान को भी दिया है, ताजिकिस्तान को दिया है, उज़्बेकिस्तान को दिया है, चाइना को भी दिया है, क्योंकि चाइना को सख्त तशवीश है अपने सिंकियांग सूबे में जो उनका ईस्ट तुर्किस्तान जो इस्लामिक पार्टी है उनकी वजह से, वो क्योंकि तालिबान के साथ काफ़ी वक्त उनका रहा हुआ था। तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि तालिबान जो है इस दफ़े वो तालिबान नहीं है जो 20 साल पहले थी। अच्छा, अब ये इन्होंने दुनिया देखी है, देखें उन्होंने दोहा और मास्को और टर्की में, चाइना, इंडिया, हर जगह पे इन्होंने सब लोगों का इनके साथ कांटेक्ट था, उनके साथ वो इंटरलोक्यूटर्स थे, तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। वैसे भी इंटेलिजेंट लोग हैं, इसलिए हम उनको ये न समझेंगे दाढ़ी वाले हैं और ये जो है ना अमामा पहन लेते हैं, तो ये इस किस्म के लोग हैं। बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। अब तो अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, उनका जो स्पोक्समैन है वो भी अंग्रेज़ी बहुत अच्छा बोल लेता है। तो चीज़ ये है कि इस दफ़े तालिबान जो है ना बिल्कुल एक चेंज्ड तालिबान वेरिएंट में आ रहे हैं, यूँ समझिए आप। अच्छा, मतलब हाँ, ये तो वो जैसे आप समझ रहे हैं जिस तरह से पहले नहीं थे, लेकिन रीसेंट में आपको अभी एपिसोड बताऊं कि उन्होंने 2 दिन पहले 6 आदमी को किडनैप किए थे, उनके शराद नहीं मानेंगे। आज उनमें से एक को उन्होंने, नहीं, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने क्यों किया है या ऐसे नहीं करेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, उसका कोई बैकग्राउंड ज़रूर होगा, लेकिन ये है कि आम जो अमूमी जो इम्प्रेशन है वो ये है कि दे आर नाउ चेंज। और उसका दूसरा जो है कि इनका अगर स्टेबिलिटी वहाँ नहीं होता, पीस नहीं होता, हमारे इंटरेस्ट में आइए। क्यों कि आपको पता है, एक तो ये है कि चाइना का उनको खुला ऑफ़र है कि आप सीपेक का हिस्सेदार बन जाए, और फिर चाइना ने ये भी कहा है कि पेशावर तुर्खम से लेके काबुल, काबुल से लेके उज़्बेकिस्तान तक जो भी रोड है उसको बिल्कुल वो जो है वो एक हाईवे बना देंगे जो मोटरेबल होगा, जो BRI का पार्ट होगा, बेल्ट एंड रोड जी 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 का पार्ट होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए, और चाइना को जो है ना वहाँ से आसानी होगी अगर ये सीपेक में भी हैं, तो अपने सिंकियांग को वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको जो है ना नेशनल लेवल पे जो है ना डेवलपमेंट में ले आए। ठीक है, मतलब आप कंक्लूड ये कर रहे हैं कि अब वो वाले तालिबान नहीं है। और फिर हमारा इंटरेस्ट देखें ना, हमारा इंटरेस्ट ये है कि आप यहाँ से काबुल जाएं, काबुल से आगे 150 मील पे आपका ट्रेड करें, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, वैसे आप नार्दर्न एरिया से होके शारा रेशम से होते हुए फिर चाइना बॉर्डर क्रॉस करें, फिर रूट कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। सैयद तुराब शाह, ये जैसे गवर्नमेंट ने अभी स्ट्रिक्ट SOP को ये भी कर रहे हैं कि जिनके पास कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको 5 स्टार होटल में भी नहीं आने दे रहे हैं, उनको ट्रेवलिंग पे भी। तो ये कितना अच्छा स्टेप है? सर ये बहुत अच्छा हुआ है। लास्ट टाइम कुछ अभी गवर्नमेंट ने किया था कि जी
جو لوگ ویکسین نہیں لگائیں گے ان کو سیلری ایشو نہیں کی جائے گی. اس پہ میں نے ایکسپو سینٹر کا وزٹ کیا تھا, تو اس میں بڑا رش تھا, لوگ آ گئے تھے. لیکن اس طرح کا اگر سسٹم بنائیں گے یہ دوبارہ سے کہ بھائی سیلری نہیں آئے گی, پلس آپ ٹریول نہیں کر سکتے اور آپ اس کو ہوٹل میں نہیں جا سکتے, آپ تو سب لوگ لگوائیں گے. پھر اب تو بچے بھی پہلے بچوں نے لگوانا شروع کر دیا, جو 18-20 سال کے بچے پہلے نہیں لگا رہے تھے, اب کوشش کر سختی ہونا, یہ والی سختی ہو جائے اگر, تو میرے خیال سے ہم کلیئر ہو جائیں گے. میڈم یہ لوگوں میں ابھی سینس ڈیولپ نہیں ہوا ہے کہ جو آ کے خود یہ ساری چیزیں کہ خود آ کے ساری چیزیں کریں. آپ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ایکسپیرینس نہیں ہو رہا ابھی تک؟ نہیں ہو رہا ہے, بالکل نہیں ہو رہا ہے. اس کے لیے 3 ایسے پوائنٹرز ہیں جو کہ سب کو اس وقت اپنی لائف میں لے رہے ہیں. سب سے پہلے تو لائف سٹائل چینج کریں, پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں. کہ ویکسینیشن کے بعد بھی دیکھیں چانسز ہیں کہ آپ افیکٹو ہو جاتے ہیں. اگر آپ کی امیونٹی اچھی ہے, آپ فائٹ کر لیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی زندگی ہے, آپ اچھی زندگی جئیں گے. دوسری بات ہے کہ آپ نے خود SOPs فالو کرنی ہے. آپ کی اور آپ کے خاندان کی صحت اور اچھی زندگی آپ کے اپنے ہاتھ میں. تیسری بات ہے ویکسینیشن ضرور لگوائیں. یہ اربن اور رورلز دونوں ایریاز میں جا کر سیشنز دیں. گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ کچھ ایسے لائیو سیشنز ارینج کروائیں, اسپیشلی جا کے ان ایریاز میں جہاں اب بھی نالج نہیں ہے, جہاں SOPs بھی کوئی فالو نہیں کر سکتا ایزیلی, جہاں لائف سٹائل فالو کرنے کے لیے لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو یہ ان کو کچھ ایسے پروٹوکولز دیے جائیں جہاں تک یہ تمام چیزیں پہنچ جائیں. تو یہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اب تک تو کافی حد تک محفوظ ہے اور تمام کنٹریز سے. بالکل. اچھا میڈم, ابھی ایک اور چیز یہ سننے میں آ رہی ہے کہ آدھا پاکستان جو ہے وہ ٹورزم کے لیے نادرن ایریاز میں جا رہا ہے. وہاں پہ کیا کرنا چاہیے, خاص طور پہ وہاں کے لیے آپ میسج دیں کہ SOP کو کس طرح سے فالو کرنا؟ تو بہت رش ہوگا اس وقت. بہت رش ہو گیا ہے, بالکل یہ آپ کی بات کریکٹ ہے کہ وہاں پر بھی آپ یہاں دیکھیں کہ گروپ ٹورز جا رہے ہیں, کوچ میں, وینز میں, بسز میں کافی رش ہے. اگین میں یہ کہوں گی کہ چھوٹے ٹورز لے کے جائیں, منیمم کیپیسٹی رکھیں. SOPs کا خیال رکھنا ٹورز میں بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. آج اگر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ سے اگر میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ گروپس کو روک دیا جائے تو یہ بھی ناانصافی ہوگی ان کے بزنس کے لیے کہ یہاں ہوٹلز کھلے ہوئے ہیں اور آپ وہاں بند کروا رہے ہیں. بٹ یہ آپ کی اور میری ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ کووڈ کو پاکستان سے جلد از جلد ختم کیا جائے. ہم انٹرٹینمنٹ آج نہیں تو نیکسٹ ایئر بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہی ایئر ہے اور بائی دا اینڈ آف 2021 ہم سب نے اپنی انٹرٹینمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے. اٹس ناٹ نیسسری. ہماری ہیلتھ, ہمارا جو ساری ہماری فیملی, دیٹ از امپورٹنٹ. سو انٹرٹینمنٹ از ناٹ دیٹ مچ امپورٹنٹ. ابھی اس وقت یہ ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو کرونا وائرس سے ایگزیکٹلی اپنے آپ کو اس وائرس سے بچائیں, اس پینڈیمک سے نکالیں, ہم سب روٹین لائف میں آ جائیں. تو جی سر, تراب صاحب آپ کا آخری میسج. جی میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ کا ایک تو وہ SOPs کا پر عمل کریں, پلس جو ہے نا گورنمنٹ نے جو طریقہ بنایا تھا جو کہ جی بھائی سیلری والا ایشو, جیسے ابھی کاٹی میں بھی کرنگی ایسوسیشن میں بھی انہوں نے بہت بڑا وہ بنایا ہے اور کافی لمبی وہ پراپر کام کر رہے ہیں. وہ کرنگی کے انڈسٹریل ایریا کے کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے. لیکن اگر اسی پہ عمل اگر کر لیا جائے تو میرے خیال سے ادھر ادھر کے علاقوں کے لوگ جو ہیں جو نہیں لگا رہے وہ تو وہ ویکسین لگا لیں گے. اور جب ویکسین آپ لگا کے آؤ گے تو آپ اپنے بچوں کو پھر لگواؤ گے, جی مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا. جیسے چل رہی چیزیں چلتی رہتی ہیں, بھئی یہ لاس ہو رہا ہے, اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے, تو وہ کوئی نہیں ہے. تو آپ اس پہ اگر گورنمنٹ دوبارہ سے عمل کرنا شروع کر دے تو میرے خیال سے ہم نکل جائیں گے. صاحب اس پورے ایپیسوڈ میں آپ سے آخری سوال, ہمارے پاس 2 منٹ ہے. آپ پاکستان کے فارن آفس کے آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ سیٹسفائیڈ ہیں انہوں نے جو رویہ اپنا رکھا, ایبسلیوٹلی ناٹ والا سینٹینس, باقی ساری چیزیں ٹھیک رہی؟ آئی تھنک فارن آفس کا جو بھی شروع سے ہماری جو پالیسی تھی اس میں کوئی چینجز آئی ہیں میں نہیں سمجھتا. ہماری پالیسی بالکل وہی رہی ہے شروع سے کہ بھائی افغانستان اپنے ڈیسٹنی کے مالک خود ہیں, چاہے طالبان ہو یا کوئی اور ہو, وہ اپنی حکومت خود چن لیں. جو سسٹم اڈاپٹ کرنا ہے انہوں نے خود اڈاپٹ کر لیں, پاکستان اس کو تسلیم کرے گا. اگر کابل پہ طالبان قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو پاکستان تسلیم کر لے گا؟ آئی ڈونٹ نو. ایک ریجنل اپروچ ہے. میں نے ان ملکوں کے نام آپ کو گنوائے ہیں. آخر اس وقت تک ان کے ساتھ ہم کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ہے نا پالیسی طے کرتے آ رہے ہیں, تو لازماً ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہمیں کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. ایمبیسڈر عالم بروئی صاحب آپ کا بہت شکریہ.
सैयद तुराब शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैडम हिनानी साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, हसन निसार साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ आज का प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।